तो वॉटेड करते हैं। देखो, जो फाउंडेशन में नेगोशिएबल पड़ा था उससे थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा है। बेसिकली पूरा लगभग आधा एक्ट है नेगोशिएबल का, ठीक है। चेक से रिलेटेड जो चीजें हैं ना, चेक बाउंसिंग का, चेक अल्टरेशन का, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। बाकी देखो, ये टॉपिक्स पूरा फाउंडेशन, ये टॉपिक पूरा फाउंडेशन, ये 3 नए टॉपिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो चलो आ जाओ। देखो भाई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जरूरत क्या थी, क्यों आया, क्या है, इसके बारे में डिस्कस करें। क्या होता था ना सर, पहले के टाइम पे एक होता था हमारा सेलर, बेसिकली बोला जाए तो होलसेलर, जिसके पास बहुत तरह तरीके के गुड्स रखे होते हैं, लार्ज क्वांटिटी। अब मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो एक नई दुकान खोल के बैठा है। नई दुकान अगर कोई भी पर्सन खोलता है तो खोलने में खर्चा होता है, गुड्स को लाने का खर्चा होता है, लेबर को एडवांस देना पड़ता है, सारे फर्नीचर, फिटिंग्स, मशीनरी, बहुत सारा खर्चा होता है, क्लियर। तो नई कोई भी शॉप, कोई भी नया बिजनेस खोलने में एक पर्सन का बहुत खर्चा होता है, जिसके लिए उसको ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट। अब कैपिटल जितनी है वो सब तो बिजनेस में लगा दी। मेन चीज आती है सर, आपने जो बिजनेस खोला है उसमें कुछ गुड्स या सर्विसेज तो रखोगे। गुड्स रखोगे तो आपको पहले गुड्स किसी से खरीदने पड़ेंगे, फिर उसको बेच पाओगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, और अगर आप ट्रेडर हो तो सेल और परचेज करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। इन सभी चीजों को करने के लिए आपको जाना पड़ेगा होलसेलर के। होलसेलर से जब आप माल उठाते हो, जैसे हमारी कपड़ों की शॉप है, तो हम दिल्ली गए थे, हमने दिल्ली में जाके माल उठाया, तो हमने उठाया था अराउंड 3.5 लाख का कैश। तो पता है वो क्या कहते हैं, बस 3.5 लाख का, मतलब इवन इससे पैसा उधार लिया, इससे पैसा उधार लिया, तब जाके 3.5 लाख रुपए का माल खरीदा। और होलसेलर कह रहा है दिल्ली का 3.5 लाख, भोपाल से आए हो 3.5 लाख का माल खरीदने। हमने कहा ठीक है भाई, हो गया। हमने कहा एक काम करो सर, हमारे पास 3.5 लाख रुपए कैश है, आप हमें 6.5 लाख रुपए का माल उधार दे दो। तो उसने बोला 10 लाख रुपए के माल में से 3.5 लाख कैश दे रहे हो, 6.5 लाख उधार कर रहे हो, आज से पहले दुकान पे आए थे? मैंने कहा नहीं, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम, मैंने नई नई दुकान खोली कपड़ों की और पहली बार आया हूं मैं आपकी शॉप। तो होलसेलर ने कहा जब आप पहली बार मेरी शॉप पे आए हो तो हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, कि आप मेरा पैसा चुका ही दोगे। अच्छा मान लो कि आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, चुकाना भी चाहते हो, फिर भी मैं क्या करूंगा, आपका मन है चुकाने का, आपके पास पैसा नहीं है फिर। तो रिटेलर ने बोला, शॉप वाले ने बोला सर मुझे माल तो चाहिए, कैश इतना ही है, आप 6.5 लाख का उधार दे दो, और सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी के बदले आप मुझसे क्या ले लो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले लो। फिर बात आई कि सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक इंसान से किसी दूसरे इंसान तक ट्रांसफर हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। होलसेलर ने कहा कि मैं तुम्हें 6.5 लाख का उधार दे रहा हूं, ये एक कागज का टुकड़ा मेरे क्या काम आएगा। तो उसने समझाया कि सर अगर आपको मैं पैसा नहीं दूं तो आप इस डॉक्यूमेंट को बैंक में जाके विड्रॉ करवा सकते हैं, बैंक से जाके पैसा ले सकते हैं, और अगर मेरे अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो आप मुझ पे केस भी फाइल कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि अगर आपका चेक या नेगोशिएबल क्या बोलते हैं उसको, क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है,
अगर बाउंस हो जाता था तो इट इज अ सिविल लाइबिलिटी कि ठीक है यार बाउंस हो गया, बट राइट नाउ अगर कोई चेक बाउंस हो जाता है ना तो इट इज अ क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो कोई भी नहीं चाहता कि उसका चेक बाउंस हो जाए, क्योंकि दो पेशियों के बाद सीधे अरेस्ट वारंट निकलता है। क्लियर? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आज के सिनेरियो में बाउंस होना बहुत बड़ी बात है, पहले के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इस वजह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस करा, ताकि जो ट्रेडर्स हैं जो कैश में माल नहीं खरीद सकते, जिनके पास अच्छा कैपिटल नहीं है, वो लोग सिक्योरिटी के फॉर्म में इस डॉक्यूमेंट को रख पाए और उसके अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज परचेज कर पाए। ठीक है? तो दिस इज द पर्पस इंडिया में या दुनिया में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया। चलो अब इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंटेन्ड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सर सबसे पहली बात, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लॉ कहां पे लिखा है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या लिखा हुआ है? सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। It is an act to define and amend the law relating to promissory note, bill of exchange and check. तो सबसे पहला अपने कॉपी में फ्लो चार्ट बना लो। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो सर सिर्फ 3 तरीके के नेगोशिएबल होते हैं। एक होता है हमारा चेक, एक होता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज और एक होता है हमारा प्रॉमिसरी। इसके अलावा देयर आर सेवरल्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ ये 3 ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो एमसीक्यू में अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो पहला यही आ सकता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग बताओ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो सर बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रॉमिसरी नोट। हुंडीज का नाम सुना होगा, कमर्शियल पेपर का, बैंक रिसिट का, ये सब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लेकिन हम जो एक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 ही तरीके के होते हैं। कौन कौन से? चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। 1880 करेक्ट कर। चलो, the purpose of this act is to present an orderly and authoritative statement leading rules of law relating to negotiable instrument. The word negotiation has come from Latin negos, which means business. तो देखो भाई, ये कहा गया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों लाया गया है, क्योंकि सर इंडिया में आजकल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे तरीके से यूज हो रहे हैं। लाइक चेक, आजकल हर एक बिजनेसमैन पेमेंट के लिए चेक इशू करता है। बाकी बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट बहुत कम लोग यूज करते हैं। जो बड़ी बड़ी फॉर्म्स होती है ना वही यूज होता है। एक नॉर्मल पर्सन कभी बीओई या प्रॉमिसरी नोट इशू नहीं करता। हाँ, प्रॉमिस नोट कैन बी इशूड, बट नेगोशिएबल कहता है कि सर रिटर्न में हो। बाकी अपन लोग प्रॉमिस तो आज भी करते हैं। ठीक है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है जिसमें चेक सबसे बेसिक है, सबसे ज्यादा यूज होता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रहे हैं एटलीस्ट उनको ये पता हो कि उनके राइट्स क्या है और उनके ऊपर ऑब्लिगेशन क्या आ सकती है। बाकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज क्यों करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल। ठीक है? चलो, इसके बाद अब आर्टिकल 370 खत्म हो गया है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया व्हिच इंक्लूड्स जम्मू एंड कश्मीर। चलो, अब यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया। अच्छा, एक बात क्लियर कर लो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन नहीं है। ठीक है? मतलब जो एक्ट तुम लोग पढ़ने जा रहे हो उस एक्ट के अंदर नेगोशिएबल की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। इनके अकॉर्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रॉमिसरी नोट। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या है, तो कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर हम लोग समझना चाहें तो भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, ये डेफिनेशन है हमारे अकॉर्डिंग क्योंकि हमने समझा। बट
ये पूछा जाए कि भाई लॉ में क्या डेफिनेशन है नेगोशिएबल की, तो एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कोई डेफिनेशन नहीं है। लेकिन इन लोगों ने क्या बोला है कि नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और चेक होता है। ठीक है, ये हो गई एक्ट की बात। अब देखो इन लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग समझाया है। जनरली एन इंस्ट्रूमेंट अंडर अ लीगल प्लान्स denotes a piece of paper by which rights and liability of a person is created, satisfied, diminished, enhanced in relation to another person. सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेफिनेशन तो नहीं दी, लेकिन होता क्या है, एक कागज का टुकड़ा होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक पीस ऑफ पेपर होता है। इससे एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा कैसे होता है, रिटर्न। भले ही आप उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बनाओ या भले ही आप उसको पीस ऑफ पेपर पे कागज पे बनाओ, फिजिकल बनाओ, लेकिन नेगोशिएबल रिटर्न होना कंपल्सरी है। क्योंकि भाई प्रॉमिसरी नोट क्या है, आई प्रॉमिस टू पे, सिंपल। तो प्रॉमिसरी नोट तो लोग कह सकते हैं मैंने प्रॉमिस करा मतलब ये नोट है, इसलिए इन लोगों ने साफ साफ बोला कि पीस ऑफ पेपर होना चाहिए, कागज का टुकड़ा होना चाहिए, या तो वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होगा या फिर रिटर्न। आजकल देखते हो ना इलेक्ट्रिक चेक्स होते हैं, ट्रंकेटेड चेक कहते हैं जिसको, पूरा चेक रहता है जिसपे आपकी डीएससी साइन होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, चलो, बाय विच राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ पर्सन इज क्रिएटेड। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से एक इंसान के पास राइट्स आते हैं और दूसरे इंसान के ऊपर लायबिलिटी आती है। जैसे मैंने किसी को चेक इशू करा तो मेरे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई, जिसको मैंने चेक दिया है मुझे उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख के बीच में करनी पड़ेगी। और राइट कैसे आए, जिस इंसान के पास चेक है उसके पास राइट है कि जिस पर्टिकुलर बैंक का नाम लिखा है उस बैंक में जाके वो चेक को विड्रॉल कर ले, चेक की पेमेंट ले ले, इवन वो चेक को किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है। क्लियर? तो ये सारे राइट्स और लायबिलिटी कैसे बनती है, ड्यू टू इश्यू ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है जिससे एक इंसान के राइट्स क्रिएट होते हैं और दूसरे इंसान के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होती है। लायबिलिटी और राइट सेटिस्फाई भी होते हैं जब पेमेंट हो जाती है, डिमिनिश भी हो जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। अगर किसी का चेक पकड़ा जाता है, चोरी वाला चेक पकड़ा जाता है तो डिमिनिश भी हो जाता है, इनहैंस सर ट्रांसफर भी हो जाते हैं टू एनी अदर पर्सन। सो दिस इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जहां पे राइट्स क्रिएट भी होते हैं, सेटिस्फाई भी होते हैं और खत्म भी होते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ डेफिनेशन में। इन लोगों ने क्या बोला, सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट डिफाइंस द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर सेक्शन 13 ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन दी, लेकिन कुछ क्लियर नहीं करा। क्या बोला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बीच में देखो और लगा हुआ है, क्योंकि दोनों सेम होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज भी ड्रॉअर इशू करता है और चेक भी ड्रॉअर इशू। ठीक है, पेमेंट दोनों की ड्रॉ ही देता है। जैसे चेक की पेमेंट कौन देता है, नहीं ड्रॉ ही तो देता है, चेक पेमेंट ड्रॉ ही करता है ना। बैंक, बैंक कौन होता है, ड्रॉ ही होता है ना। और यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज में बायर ड्रॉ ही होता है। चलो अब आ जाओ, यहाँ पे तीनों चीजों को समझाया गया है। इस पेबल टू ऑर्डर विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल, इसको हटाओ, अभी छोड़ो इसको हटाओ, एसेंशियल्स को भी छोड़ो, सीधे आ जाओ बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन, फिर डिस्कस करेंगे सबका मतलब क्या होता है। ये चीज से अपने आप में क्लियर हो। पहली चीज, बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन कहां पे दी है, सेक्शन नंबर 5, याद रखना है ना, कोशिश करना सेक्शन कोट करके आओ अगर डेफिनेशन। बहुत इजी डेफिनेशन है, ध्यान सुनना बस। क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये है हमारा सेलर, ये है बायर। सेलर जो है वो बायर को क्या ट्रांसफर करता है, गुड्स या सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के बदले बायर क्या बोलता है, बायर क्या देता है, पेमेंट करता है। बायर इज सेइंग सर मेरे पास पैसे तो नहीं है,
मैं पैसे आपको 2 मंथ्स के बाद दे दूंगा। तो सेलर कह रहा है सर आप 2 महीने के बाद पैसे तो दे दोगे, बट इसकी क्या सिक्योरिटी है कि आप पैसा लेके भाग गए, फिर मैं क्या करूंगा, आपने पैसा नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा। तो बायर बोलेगा सर आप बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू कर सकते। क्या बोलेगा, आप बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू कर सकते। इसका मतलब यहां पे सेलर जो है ना, वो एक पेपर पे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा जिसमें बोलेगा दैट आई ऑर्डर बायर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। जितने के गुड्स मेरे बायर ने मुझसे लिए हैं उतना पैसा बायर मुझे इस तारीख को इस बैंक में पे करेगा, और ये पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज बायर को पकड़ा देगा। अब बायर क्या करेगा, इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे अपने सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर करने के बाद वो बिल ऑफ एक्सचेंज वापस किसको दे देगा, सेलर को दे देगा। तो इन दिस केस यहां पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, जिसका मतलब होता है कि जो इंसान इसको बनाता है, जो इंसान इसको इशू करता है, वो सामने वाली पार्टी को ऑर्डर देता है कि इतनी तारीख को तुम मुझे इतना पैसा पे करोगे, तो यहाँ पे साइन करके इस बात को एक्सेप्ट कर लो। क्लियर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर जस्ट बिकॉज सेलर gives an order to buyer that accept the instrument and you will pay me this amount of money at that particular date. क्लियर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन इशू करता है, सेलर। किसको इशू करता है, बायर को। पेमेंट ऑफ कोर्स बायर ही देगा। क्लियर। अब इस डेफिनेशन को पढ़ो, बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज सर सिर्फ रिटर्न फॉर्म में हो सकता है, ओरल फॉर्म में नहीं। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ऑर्डर कौन देता है, ऑर्डर गिवन बाय ड्रॉर, है ना। ड्रॉर मीन्स सेलर, साइंड बाय द मेकर, और सेलर उस पर साइन भी करे। डायरेक्टिंग अ पर्सन, seller is directing a person to pay certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of instrument। तो सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो सबसे पहली बात रिटर्न में होता है, जिसको बनाता कौन है, सेलर बनाता है, ड्रॉअर बनाता है, जिसमें वो बायर को या ड्रॉई को ऑर्डर देता है कि तुम्हें इस तारीख को सर्टेन सम ऑफ मनी, इतनी अमाउंट मुझको पे करनी है। किसको पे करनी है, या तो ऑर्डर पे या तो बियरर को। ऑर्डर और बियरर, इनका मतलब समझना है। देखो एक काम करो, ये डेफिनेशन को ऐसे लिख लो। बिल ऑफ एक्सचेंज return instrument it is an unconditional order given by drawer to drawer। drawer direct drawing to pay
पे मनी और अमाउंट ऑन स्पेसिफाइड डेट। सुनो, आई थिंक यहां तक तो सबको क्लियर होगा। ऑर्डर और बियरर ही डिस्कस करें। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है जो सेलर बनाता है बायर के ऊपर, और बायर उस पर साइन करके एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करके वापस किसको दे देगा? सेलर को दे देगा। सेलर मीन्स ड्रॉअर, ठीक है। तो अब सेलर नहीं बोलेंगे, ड्रॉअर बोलेंगे। सर, ड्रॉअर क्या करता है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, रिटर्न फॉर्म में होता है, जिसमें सेलर भी साइन करता है और फिर वो बायर को दे देता है। बायर उसको एक्सेप्ट करता है, सॉरी ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करता है, जिसमें क्या लिखा होता है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, जिसमें ड्रॉअर जो है ड्रॉई को ऑर्डर कर रहा है कि इतनी तारीख को तुम मुझे इतना पैसा पे करोगे। लेकिन किसको पे करोगे? या तो बियरर को पे करोगे या फिर ऑर्डर पे करोगे। अब बियरर का मतलब क्या होता है? अगर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये है नेम का, यहाँ पे नाम लिखा रहता है, ठीक है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज है कि पेमेंट किसको देना है, ये नाम खाली पड़ा है, किसी का नाम नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है? जिस इंसान के हाथ में बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया ना, वो बिल ऑफ एक्सचेंज का मालिक बन जाएगा और वो अपना नाम लिख लेगा और बैंक से जाकर पेमेंट ले लेगा। तो टू द बियरर का मतलब क्या है? द पर्सन हु हैज होल्डिंग, द पर्सन हु इज होल्डिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब बिल पे नाम तो था नहीं किसी का, तो जिस इंसान ने बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड करके रखा है, अपने हाथ में लेकर रखा है, उस इंसान को पेमेंट मिल जाएगी। और अगर यहाँ पे किसी भी पर्सन का नाम लिखा होता, जैसे यहाँ पे अगर अतुल लिखा होता, तो इसका मतलब क्या होता कि बिल की पेमेंट सिर्फ अतुल को मिलेगी। मतलब to the order given by, payment should be made to the order given by drawer। ड्रॉअर ने जिसका नाम लिखकर दिया था, सिर्फ उसी पर्सन को पेमेंट मिलेगी। इसका मतलब होता है ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना है, इसकी पेमेंट ऑर्डर पे होगी। किसके ऑर्डर पे? ड्रॉअर के ऑर्डर पे। और अगर लिखा है टू द बियरर, तो इसकी पेमेंट किसको होगी? उस इंसान को होगी जो इंसान इस बिल को बियर कर रहा है, मतलब होल्ड करके रखा होता है। क्लियर? श्योर। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन है, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना एमसीक्यू के लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? ड्रॉअर बनाता है, सेलर बनाता है, इसलिए। तो सेलर जो है ना, वो बायर को ऑर्डर करके बोलता है कि देख, मैंने तुझे गुड्स बेचे ना, तो मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूं कि 2 महीने बाद तू मुझे इतनी इतनी पेमेंट करेगा। और जो बायर है या ड्रॉई है, वो उस बिल को एक्सेप्ट करता है। क्लियर? इसलिए इसको ऑर्डर बोला जाता है। बाकी प्रोमिसरी नोट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा मैं इस पे फोकस क्यों कर रहा हूं इतना। चलो, बाकी अब एक चीज और लिख लो, यहीं पे एक ग्राफ और बना लो। साइन दोनों करेंगे ऑफकोर्स। पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, कितनी पार्टीज होती हैं? अरे सही से सोचो। देखो, 3 लोगों के बारे में बात करी अपन ने। एक बना रहा है, ड्रॉअर और मेकर एक ही है। एक बना रहा है, एक पेमेंट कर रहा है, और एक वो जिसको पेमेंट हो रही है। 3 पार्टीज। पहली पार्टी है ड्रॉअर, दूसरी पार्टी है ड्रॉई, और तीसरी पार्टी है पे, जिसको पेमेंट मिलेगी। पेमेंट कभी ड्रॉअर खुद लेता है, कभी किसी और को हैंड ओवर करता है। चलो, ड्रॉअर मतलब द पर्सन हु मेक्स /
ड्रॉस द बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन बनाता है सर सेलर बनाता है। तो एग्जांपल के लिए देखो सेलर इसलिए लिखवा रहा हूं जस्ट बिकॉज याद रहे है ना, हमेशा सेलर यूज नहीं करना, हमेशा ड्रॉर ही यूज करना, क्योंकि सेलर कौन है नहीं पता। ड्रॉइंग the person who accept the bill of exchange or who will make payment। यूजुअली कौन होता है बायर होता है ना। बायर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ है ना, कभी बायर यूज नहीं करना है। और आखिरी पे, समझ में आ रहा है ना ये, द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज और हु विल मेक पेमेंट। पेमेंट कौन देगा बायर ही देगा है ना, या फिर बैंक देगा। इसलिए बोल रहा हूँ बायर सिर्फ एग्जांपल बताया था इसलिए बायर यूज कर। और पे द पर्सन टू whom पेमेंट इज मेड। जिस पर्सन को बेसिकली पेमेंट होगी वो कौन बन जाएगा हमारा पे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में देयर आर 3 पार्टीज। एक पार्टी वो होती है जो बिल बनाती है, यूजुअली कौन होता है सेलर, जो ड्रॉई को बायर को ऑर्डर देता है कि मुझे इतनी तारीख को पेमेंट करना। ड्रॉई वो होता है जो इंसान पेमेंट करता है या फिर वो इंसान जो बिल को एक्सेप्ट करता है। देखो भाई बायर तो ऑर्डर दे रहा है, शायद ड्रॉई मना कर दे बिल एक्सेप्ट करने से, इसलिए अपन इसको बोलते हैं द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल। ये बिल बनाएगा नहीं, सेलर ने जो बिल बनाया, ड्रॉर ने जो बिल बनाया उसको ये सिर्फ एक्सेप्ट करता है। क्लियर। और बिल पे साफ साफ लिखा रहता है इस बिल की पेमेंट इस बंदे को होगी, शायद ड्रॉर को होगी या फिर किसी थर्ड पर्सन। ठीक है, अगर किसी का नाम लिखा है इसका मतलब टू दी ऑर्डर, और अगर कुछ नाम नहीं लिखा ब्लैंक है तो टू दी बियरर, मतलब जो इंसान इस बिल को होल्ड करेगा, जिसके पास ये बिल होगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, उसको पैसा मिल जाएगा। तो पेई कौन हो सकता है, या तो उसका नाम लिखा होगा या फिर जिसके नसीब में वो चला जाए। ठीक है, ये हो गई अपनी पार्टीज। चलो आ जाओ वापस, डेफिनेशन क्लियर है। चलो अब देखो, a promise or order to pay is not conditional within the meaning of this section and section 4 by the reason time of payment and the amount of an installment are being expressed on the lapse of certain period after the occurrence of a specific event according to the ordinary exception of mankind are certain to happen although the time of happening may be uncertain। तो सुनो भाई, इन लोगों ने ऑर्डर तो समझ में आ गया, ऑर्डर क्यों बोला है, क्योंकि सेलर जो है वो बायर को ऑर्डर कर रहा है कि तुम मुझे पेमेंट करोगे। लेकिन ये ऑर्डर अनकंडीशनल क्यों है, क्योंकि सर बायर और सेलर के बीच में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड नहीं होती। जैसे सेलर बोल रहा है तुम मुझे पेमेंट तभी करोगे जब सितंबर में बारिश होगी, तो ये क्या है कंडीशनल ऑर्डर है कि पेमेंट तो करनी है लेकिन तब करनी है जब बारिश होगी। ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनता, तुम मुझे पेमेंट करोगे लेकिन जब करोगे जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, कंडीशनल ऑर्डर। तुम मुझे पेमेंट जब करोगे जब 1 महीने में ये गुड्स खराब नहीं होंगे, कंडीशनल ऑर्डर। आप जो भी ऑर्डर दे रहे हो बायर को, इट शुड विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। आपने गुड्स उधारी में दिए हैं तो आप बोलो कि बायर तुम्हें मैं 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 10 साल का टाइम दे रहा हूं। 10 साल के बाद तुम मुझे ये बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट दे देना और चलो अभी साइन करके ये एक्सेप्ट कर लो कि तुमने मुझसे बिल ऑफ एक्सचेंज, तुमने मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करा। इसलिए इसको अनकंडीशनल बोला जाता है, क्योंकि बायर और सेलर के बीच में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती पेमेंट की। डेट होती है कि तुम मुझे इस तारीख को पेमेंट करोगे, इस बैंक में पेमेंट होगी, दैट्स इट। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस नहीं होती विच आर अनसर्टेन, जिसके बारे में हम पता ही नहीं लगा सकते। भाई बारिश होना क्या है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है कि नहीं। शादी का क्या है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती।
क्लियर? तो इसलिए ये बोला गया है कि जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करो वो अनकंडीशनल हो, मतलब ऐसी कुछ खास नहीं हो। पेमेंट फिक्स करो, टाइम फिक्स करो, लेकिन ये सब चीजें मत करो जो कि अनसर्टेन इवेंट्स पे डिपेंड हो। क्लियर? तो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ऑर्डर रहेगा वो अनकंडीशनल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपन ने सेलर लिखा है ना, इसकी जगह लिख लो ड्रॉअर, और ये कौन है? ड्रॉइंग। ड्रॉअर मतलब सेलर जो बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू करता है, सेलर मतलब ड्रॉइंग मतलब बायर जो पेमेंट करता है। ठीक है, और शायद इस पूरे ट्रांजेक्शन की पेमेंट यहाँ पे किसी XYZ पर्सन को हो रही हो, इसलिए ये लोग क्या बन जाएंगे? पेइंग। ठीक है, चल अब आओ नीचे क्या लिखा है? द सम पेबल में बी सर्टेन। सर आपने बोला है कि कुछ अमाउंट पे होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, भाई मेच्योरिटी के टाइम पे कुछ पे होगी ना, वो अमाउंट सर्टेन होनी चाहिए। मतलब सर बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ है, बायर सेलर ने लिखा है कि बायर मुझे यार तुम 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में पैसा दे देना। कभी ऐसा चेक देखा जिसमें ऐसी अमाउंट लिखी हो 10 से 15? नहीं सर, एग्जैक्ट अमाउंट हो, सर्टेन अमाउंट। कितने जीरो लगे वो नंबर्स में भी लिखो, और बाद में अल्फाबेट्स में भी लिखो, ताकि क्लैरिटी आ जाए। क्लियर? लेकिन कभी भी इस तरीके की अमाउंट आपको नहीं दिखेगी। तो अमाउंट जो है, जो सम है, सम मतलब क्या होता है? टोटल। जितनी भी अमाउंट आपको पे करनी है, इट शुड बी सर्टेन अमाउंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। जैसा ऊपर सेक्शन में आपने पढ़ा है वैसी ही अमाउंट होनी चाहिए। इस तरीके की अमाउंट आप नहीं लिख सकते, ना ही आप ऐसे 10,000 रुपए ऐसे लिख दिए और अल्फाबेट में 1,000 लिख दिया या 1,00,000 लिख दिया, ये भी सर्टेन नहीं है। अमाउंट शुड बी सर्टेन, इट शुड बी मैच विद अल्फाबेट्स एंड इस सीरीज में ना हो। ठीक है, चलो अल्फाबेट्स में बताना पड़ेगा ना। देखो अल्फाबेट्स में क्यों लिखते हैं, इंसान पीछे एक जीरो नहीं लगा सकता, आगे नहीं लगा सकता, कोई बड़ी बात। प्रिंटिंग भी करवा सकता है अब तो यार, जैसे मैंने अपना एफिडेविट बनवाया था, उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, उसने डबल से उसमें प्रिंट करके दे दिया। तो सब कुछ होता है आज के टाइम पे। तो इसलिए एक और वर्ड देखा होगा तुमने, ऐसा होता है 1,000, उसके बाद लिखा रहता है ओनली, ताकि इंसान इसके आगे कुछ नहीं 1,200 500 लिख दे, इसलिए यहीं पे ओनली लिख देते और बाद में ये भी लगा देते, इसलिए ये सब चीजों को। ठीक है, चलो अब आ जाओ। तो सम पेबल जो है वो सर्टेन होना चाहिए इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, ऑल दो इंक्लूड फ्यूचर इंटरेस्ट और पेबल इंडिकेटेड द रेट ऑफ एक्सचेंज वगैरह वगैरह वगैरह। सुनो, अगर आप ब्याज भी ले रहे हो अपने, जो भी आपने पैसा उधार दिया है, तो उसकी अगर आप अमाउंट स्पेसिफाई नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका परसेंटेज जरूर लिख देना, और ये भी लिखना कि हमने इस बायर को इतना माल उधारी पे दिया है, हम इससे पर एनम 10% चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है या फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, कंपाउंड मंथली हो रहा है या एनुअली हो रहा है, ये सारी चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर आखिरी में कोर्ट में अगर पेमेंट नहीं होती तो बहस होती है, सर देखो यहाँ पे तो स्पेसिफिकली नहीं बताया, तो फिर ब्याज नहीं मिलता। ब्याज मिलता है तो मंथली, ईयरली, ठीक है, क्योंकि भाई अगर उसकी बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो वो तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो उसमें तो बहुत अमाउंट हो जाती है। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट हो तो लोग क्या बोलते हैं, सर देखो कंपाउंड और सिंपल के बारे में बताया नहीं, तो सेलर क्लेम करेगा कंपाउंड है और बाहर बोलेगा नहीं सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसलिए आप सब चीजों को मेंशन कर दो। चलो आगे देखो, द पर्सन टू whom it is clear that direction is given that the payment should be made to a certain person within the meaning of this section 4, although he is misnamed or designated by description। जिस इंसान को पेमेंट करनी है उस इंसान का नाम आपको बिल्कुल क्लियरली लिखना पड़ेगा। अगर आपने नाम में कोई गलती कर दी तो उस पर्सन को पेमेंट नहीं हो पाई। क्लियर? एक बार क्या हुआ था, मैंने है ना एक कंपनी, मैं तुम लोग को बोलता हूँ ना कि चेन मार्केटिंग में कभी मत जाना कभी मत जाना, क्या हुआ था मेरे साथ, एक मेरी फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मतलब नया नया इंस्टाग्राम नहीं फेसबुक के थ्रू बनी थी। उसने मुझसे कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, मैं कहा ठीक है, कहाँ पे, लेके भाई ईविस, जहाँ पे चेन मार्केटिंग होती। अब है ना थोड़ा सा फेम दिखाना था, और उसने बोला 10,000, मैं कहा 10,000 कोई बड़ी बात नहीं, ये लो 10,000, और मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। 4 से 5 दिन के बाद मुझे वहां पे समझ में आ गया कि होना जाना तो कुछ है नहीं, और वैसे भी मतलब मेरा इंटेंशन नहीं थी, वो तो मैंने दिखावे के चक्कर में पेमेंट कर दी। बाद में पता चला कि होना जाना कुछ है नहीं, फिर मैंने पेमेंट वापस की,
तो मैं क्या उस टाइम 18 ईयर्स का भी नहीं था, तो मैंने मेरे एक भाई है कजन उसके नाम से करवाया। बाद में चेक आया, तो मेरा तो जॉइंट अकाउंट था अपने पेरेंट्स के साथ, मेरे फ्रेंड का जॉइंट अकाउंट नहीं था। तो जो चेक आया ना उसपे मेरे फ्रेंड का नाम लिखा हुआ। अब मैं भटक रहा हूँ पेमेंट लिए, अच्छा भटक रहा हूँ तो बहुत दूर की बात, जिस बंदे जो कुरियर वाला चेक लेकर आया वो मुझे चेक ही नहीं दे रहा। आप कौन, आधार कार्ड दिखाओ। भाई 10,000 का चेक वापस आया है, ऐसे कैसे दे दूं आपको। उसको बुलाया, उसको चेक मिला, वो बैंक गया तो उसको पेमेंट नहीं मिली, क्यों सर अकाउंट पे ही चेक था। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो भी नाम है वो सर्टेन होना चाहिए, सरनेम गलत लिख दिया, अब क्या करोगे, अब उस नाम के बंदे को ढूंढो जिसका सरनेम मैच होता हो, उससे बोलो वो पेमेंट करवाएगा, अदरवाइज बिल का पैसा या चेक का पैसा नहीं। ठीक है, तो पेमेंट सर्टेन हो, और अगर आप ब्लैंक चेक इशू कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो, बंदा अपना नाम लिख लेगा, उसका हो जाएगा चेक। ठीक है, अच्छा अब एक केस है, देख लो ये और देख लो। कलकत्ता हाई कोर्ट इन हुंडी वर्सेस सिन्हा वर्सेस विजय भासन, AIR 1995 कलकत्ता 57562 हाई कोर्ट का केस है। नरेटेड द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इट्स कंटेन एन ऑर्डर टू एक्सेप्ट or to pay, and that the acceptor should accept it. In the absence of such direction to pay, the document bill of exchange, the document will not be a bill of exchange or हुंडी। देखो सर ये कहा गया, ऊपर आपने जब से ये डेफिनेशन पढ़ रहे हो तब से एक बात आपने क्या सीखी, बनाता है कौन, ड्रॉअर, और ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करता है। ड्रॉअर ने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडी बनाकर दे दी और एक्सेप्टर ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं करी, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहलाएगा। क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, उसने ऑफर दिया, ऑर्डर कराओ भले ही, लेकिन जब तक आप ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या बोला, जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे नहीं हो जाते तब तक बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीटली बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनेगा, और सामने वाली पार्टी उस पर स्यू भी नहीं कर सकती। ठीक है, अब आगे देख लो, द फॉलोइंग आर द बिल ऑफ एक्सचेंज। बैंकर्स ड्राफ्ट जो होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। देखा है कभी बैंकर्स ड्राफ्ट, कभी तुम लोगों ने फीस वगैरह भरी होगी, जैसे पता है ICMI की पहले फीस बैंकर ड्राफ्ट के थ्रू भरा, आजकल सब ऑनलाइन हो गया। क्या होता है, बैंक में जाके मुझे पैसे जमा करता हूँ, बैंक वाले मुझे ड्राफ्ट इशू करते हैं जिसमें जिस इंसान को पेमेंट करनी है उसका नाम लिखा रहता है, फिर मैं वो उठाकर उस पर्सन को देता हूँ, वो अपने बैंक से जाकर पेमेंट देता है। तो ड्रॉअर कौन होता है, मैं, ड्रॉई कौन है, बैंक, और पेमेंट किसको हो रही है, वो थर्ड पार्टी को, कोई कॉलेज को, कोई स्कूल को, ऐसे पेमेंट होती थी पहले स्कूल्स कॉलेज में, और जो अपन कोर्स कर रहे हैं वहां पे, आजकल सब ऑनलाइन UPI के थ्रू होने लगा। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट, अगर किसी से डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड की पेमेंट की डिमांड करते हो तो एक डिमांड ड्राफ्ट इशू होता है, वो भी क्या होता है, एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। डिमांड ड्राफ्ट इशू क्यों करोगे, किसी से पैसे लेने होंगे तभी तो इशू करोगे ना। तो डिमांड ड्राफ्ट जो होता है वो भी एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जो ये डिनोट करता है कि मुझे इतने पैसे इस बंदे से लेने हैं, तभी तो मैं इससे डिमांड कर रहा हूँ। तो ये भी एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, क्योंकि भाई दो पार्टी रहती हैं, सारे लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। An order issued by district board engineers on government treasury for payment to or order of a certain person। तो भाई ये जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इंजीनियर्स और गवर्नमेंट ट्रेजरी फॉर पेमेंट ऑर्डर, ये भी एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। वो देखा तुम लोगों ने, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, ट्रेजरी डिपार्टमेंट इशू करता है। किसी भी चीज की अगर स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है तो आजकल तो सीधा अकाउंट में आ जाती है, पहले स्कॉलरशिप का भी एक ड्राफ्ट इशू होता है जिसको मुझे कॉलेज में जाके जमा करना पड़ता था, कॉलेज वाले मुझे उस चीज का, कॉलेज वाले उस चीज का पेमेंट काट लेते थे अपने बैंक पे। ठीक है, तो मुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू होता था जो मैं कॉलेज को देता था, तो ये भी एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर, तो ये तरीके की बिल ऑफ एक्सचेंज है, ज्यादा ध्यान मत देना, कोई काम कर। अब आ जाओ चेक, नहीं यार टाइम हो गया सॉरी, चेक और प्रॉमिसरी नोट कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी जितना भी पढ़ा है उसमें कोई डाउट तो नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई, डेफिनेशन समझ में आई चाहिए, रटना नहीं है ना। कोई डाउट हो तो पूछ।